शिक्षा और संस्कृति की आवाज जानी पहचानी उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय आपके लिए लेकर आया है 91.2 मेगाहर्ट्ज पर बदलते शहर की धड़कन हेलो हल्द्वानी। दोस्तों, हेलो हल्द्वानी एक सामुदायिक रेडियो है जहां पर हम समुदाय और समाज के लिए तो बातें करते ही हैं, उनके कई तरह के मुद्दे हम अलग अलग कार्यक्रमों के जरिए आपके सामने लेकर आते रहते हैं। तो वहीं शिक्षा से जुड़े हुए भी कई तरह के कार्यक्रम हम विद्यार्थियों के लिए और साथ ही समुदाय और समाज के लिए भी हम लेकर आते रहते हैं। तो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर डीपी त्रिपाठी। आप लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली में वेद वेदांग विभाग से जुड़े हुए हैं, वास्तुशास्त्र जो आपका वहां पर विषय है। और इसके अलावा उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति भी आप रहे हैं, साथ ही राष्ट्रीय वीर विद्या प्रतिष्ठान के सचिव भी आप रहे हैं और वहां फिर बाद में आप उपाध्यक्ष पद पर भी रहे। कई विश्वविद्यालयों के बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर भी आप रहे हैं और इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में आपका विशेष योगदान है, चाहे वो प्राचीन भारतीय गणित हो, संस्कृत हो, वेद वेदांग हो, पंचांग या फिर इसके अलावा वास्तुशास्त्र, इन सब में आपका विशेष योगदान रहा है। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम जिस विषय के साथ आपसे चर्चा कर रहे हैं वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। तो उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़ी हुई कई बातें उसमें कही गई हैं और इस पर विशेष बल दिया गया है। तो ये भारतीय ज्ञान परंपरा जो है वो क्या है और किस तरह से नई शिक्षा नीति 2020 जो है इसमें जोर देती है या फिर किस तरह से वो इस पर काम कर रही है? देखिए, ये आपने बहुत अच्छा आज का समसामयिक विषय को लेकर के जो प्रश्न पूछा। ये जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, यह बहुत ही इंतजार के बाद और बहुत ही समय के पश्चात भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। इसके पहले हमारे यहाँ जो शिक्षा नीतियाँ थी उसमें नई शिक्षा नीति हर बार संशोधन होता था और नई शिक्षा नीति के रूप में आती थी। इस बार का जो हमारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर सारांश रूप में कहा जाए तो इस राष्ट्र की शिक्षा और राष्ट्र के लिए और राष्ट्र की ही पद्धति से दी जाए, इस पर हमारी जो शिक्षाविदों का सबसे बड़ा जो उनका बल दिया गया है वह इसी पर दिया गया है कि भारत की शिक्षा और भारतीयों के लिए भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। यह सबसे महत्वपूर्ण पक्ष है। दूसरी बात है कि भारतीय ज्ञान परंपरा अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में जो ज्ञान की एक परंपरा रही है वह सुदृढ़, समृद्ध, लोकोपयोगी और समाजोन्मुखी जो शिक्षा है वह भारत की जो ज्ञान परंपरा रही वह आदिकाल से ही चली आती रही। भारतीय ज्ञान परंपरा ही एक ऐसी परंपरा है जिसने सबसे अधिक ध्यान यदि किसी पे दिया तो वह समाज पर दिया और समाज को कैसे होना चाहिए, समाज में कौन सी शिक्षाएं होनी चाहिए, समाज किस रूप में आगे विकसित होना चाहिए और समाज में इस प्रकार की शिक्षा का सन्निवेश होना चाहिए जिससे कि समाज का जितना ताना बाना है, समाज एक दूसरे से जुड़ा रहे, सामाजिक पक्षों पर विचार होता रहे। यह भारतीय ज्ञान परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण एक बहुत ही अच्छा विषय है और इसी उद्देश्य उनका यह रहा कि समाज को सुदृढ़ बनाना है। यदि समाज सुदृढ़ बनेगा तो सभी अपने आप सुदृढ़ बनते चले जाएंगे। पहले समाज सुदृढ़ होगा तो समाज की जो संस्थाएं हैं वह सुदृढ़ होंगी, संस्थाओं के उद्देश्य सुदृढ़ होंगे और जब उद्देश्य सुदृढ़ हो जाएगा तो हमारा राष्ट्र अपने आप एक बहुत अच्छे शिखर पर पहुंचेगा और उसका जो राष्ट्र का जो राष्ट्रीय उद्देश्य है वह पुनः लौट के आएगा। और इसी उद्देश्य से हम विश्व गुरु थे और विश्व गुरु होने के पीछे सबसे बड़ी बात समाज की भावनाओं को समझ करके यदि शिक्षा दी जाती है तो वह राष्ट्र अपने चरमोत्कर्ष पर होता है। दूसरी बात, भारतीय ज्ञान परंपरा का जो एक आज जो सबसे ज्यादा महत्व है वह इसलिए दिया जाता है कि आज पूरे दुनिया में आप देखते होंगे कि सर्वत्र सभी जगह पर एक संघर्ष है और उस संघर्ष के पीछे एकमात्र उद्देश्य है कि सब अपना सोचते हैं, अपने राष्ट्र का सोचते हैं। कभी किसी का यह उद्देश्य नहीं समझा जाता है कि सभी यहाँ सुखी रहना चाहिए, सभी का विकास होना चाहिए, सभी को उन्नत होना चाहिए और सभी के विकास में सभी को संलग्न होना चाहिए। यह बात
आज का जो विश्व है वह इसको बहुत कम रूप में सोचता है। यही भारतीय शिक्षा की सबसे महत्वपूर्ण पक्ष रहा कि सबको साथ के लेके चलना। इसीलिए हमारा जो भारतीय शिक्षा का जो मूल स्रोत है, उत्स है, वो मूल उत्स भारतीय शिक्षा के वेद हैं। और वैदिक शिक्षा, जब वैद की बात करते हैं तो वैदिक शिक्षा में और वेदों का जो ज्ञान है उसका पहला उद्देश्य है संगच्छध्वम संबद्धध्वम, अर्थात हम सब साथ चलें, साथ रहें, साथ खाएं, साथ साथ हम सबका विकास हो। और यदि हमको कोई निर्णय करना है, कोई हमको कार्य करना है, तो उस कार्य में, उस निर्णय में हम सब की सहभागिता होनी चाहिए। यह वेद का पहला उद्देश्य है। दूसरा उद्देश्य भारतीय शिक्षा का है कि इस राष्ट्र को हम सबसे उन्नत बनाएं, और अपना राष्ट्र जब हमारा सबसे उन्नत होगा तो विश्व भी उन्नत बनेगा। तो इसीलिए वेद का एक मंत्र है, कृणवंतो विश्वमार्यम, हम इस विश्व को महान बनाएं। तो इस विश्व को महान बनाने की जिस शिक्षा में, और जिसके मूल सोर्स जिसको कहते हैं कि मूल आधार में ही यदि इस प्रकार की शिक्षा किसी नागरिक को दी जाए, जो अध्येता हैं उन अध्येताओं को दिया जाए, तो निश्चित राष्ट्र बहुत उन्नतिशील होगा और वह राष्ट्र विश्व गुरु कहलाएगा, सभी उनकी बात सुनेंगे। एक और पक्ष आता है कि जब हमारे राष्ट्र, हमारे देश में जो इस प्रकार की शिक्षा थी, तो इस प्रकार की शिक्षा का हमारे राष्ट्र में आज कैसे ह्रास हुआ, क्यों हमारी शिक्षा यह आगे नहीं बढ़ पाई? इसके पीछे भी एक सामान्य कारण जो दिखता है, वो तो कारण सामान्य है, परंतु वह बहुत बड़ा कारण हमारे लिए है और हमारी ज्ञान पद्धति को आगे न आने देने का कारण है कि हमारी जितना भी भारतीय ज्ञान परंपरा है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का जो लेखन हुआ या जो ये निबद्ध की गई है, या जो भी हमारे पास इसकी सामग्री उपलब्ध होती है, वह समग्र संस्कृत भाषा में उपलब्ध होती है। आज संस्कृत भाषा का ज्ञान बहुत कम जगह पर है। इस समय बहुत सी कोशिश करने के बाद, बहुत प्रयासों के पश्चात कुछ आगे बढ़ रहा है, परंतु अभी जितना इसमें कार्य होना चाहिए, जितना इसका विकास होना चाहिए, वह अभी कम है। इसीलिए भारतीय ज्ञान परंपरा में कौन सा ज्ञान किस रूप में कहाँ पड़ा हुआ है, वह लोगों के समक्ष नहीं आ पा रहा है। इसलिए मैं कहूँगा कि हमारे को सबसे आवश्यक है, यदि हमको भारतीय ज्ञान परंपरा को जानना है, तो संस्कृत भाषा को सर्वप्रथम जानना होगा। जब तक हम संस्कृत भाषा को नहीं जान लेते हैं, तब तक भारतीय ज्ञान परंपरा के विषय में हम कुछ भी नहीं समझ पाएंगे। भारतीय समाज कैसा था, भारतीय राजनीति कैसी थी, भारतीय विज्ञान क्या था, भारतीय युद्ध नीति क्या थी, भारतीय अर्थनीति क्या थी। आज ही देख लीजिए कि आज हमारी जो जीडीपी है वो कितने नीचे है, और जब हमारी जीडीपी कभी 25 और 30 और 34 के भी आगे हम थे, तो ये भी विचार करना चाहिए कि तब हम क्यों इतने समृद्धशाली थे और आज हम ऐसे समृद्धशाली नहीं रहे, ऐसा क्यों हुआ। तो जब दुनिया हमारी बात सुनती थी, तो तभी सुनती थी जब हम अपनी उस जो हमारी ज्ञान परंपरा, वेदों का ज्ञान या हमारे वेदांगों का ज्ञान और इस प्रकार का जो सामाजिक विषयों को लेकर के हम इतने मुखर थे और इतने सजग थे कि हम उनको कभी भी छोड़ने की बात नहीं करते थे। और हमारे देश की जितनी भी नीतियां थी, जितने भी हमारे देश की राष्ट्रीय व्यवस्थाएं थी, वो सब उसमें संलग्न रहती थी। इसलिए दुनिया का सबका ध्यान भारत की ओर रहता था और भारत की ओर दृष्टि देते थे। उत्तरोत्तर आज भी हम धीरे धीरे उसी पथ पर, भारतीय ज्ञान परंपरा जब इस प्रकार से विश्वविद्यालयों में आएगी और जब यह पूर्ण रूप से लागू हो जाएगी, तो मैं समझता हूं और एक दिन फिर वही आएगा कि समग्र विश्व भारत की ओर देखेगा और बिना भारतीय सुझावों के, बिना भारतीय निर्णयों के उसका कुछ भी नहीं संभव हो पाएगा। इस रास्ते पर हम हैं। इसलिए भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ बनाने के लिए हमको सबसे पहला ध्यान संस्कृत भाषा पर देना चाहिए और समाज के हर तबके को भी संस्कृत भाषा का प्रति मुखर होना चाहिए और उसको कैसे पढ़ा जाए, इसके लिए उसको पूर्ण प्रयास करने चाहिए।
जैसे आपने भारतीय ज्ञान परंपरा किस तरह से समाज के लिए काम करती आई और किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा को सुदृढ़ किया जा सकता है, मजबूत किया जा सकता है, इस विषय में हमसे और हमारे श्रोताओं से अपने विचार व्यक्त किए। तो जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः और साथ ही वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा को लेकर चलने वाली भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने के लिए जो उसके आवश्यक तत्व हैं वो क्या हो सकते हैं और किस तरह से उसे आसान शब्दों में जो हमारे श्रोता इस वक्त रेडियो को सुन रहे हैं, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, उनके सामने रखा जा सकता है। देखिए, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। किसी को किसी भी प्रकार का दुख न हो, इस प्रकार की भावनाओं से ओतप्रोत जो भारतीय संस्कृति है, वह संस्कृति तभी जो दुनिया को आज वह बता रही है, वह कह रही है कि भारतीय ज्ञान परंपरा के जितने भी शाखाएं हैं, जितने भी उसके अवयव हैं, वो सब के मूल में यही उद्देश्य है। हमारे यहाँ किसी भी भारतीय ज्ञान परंपरा के किसी भी शाखा के मूल में यह उद्देश्य नहीं है कि भाई इसके विकास में ऐसा वह विकास का मॉडल तैयार करना चाहता है, या पहले भी हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने हमेशा ऐसा विकास का मॉडल तैयार किया कि जिसमें कहीं भी किसी भी प्रकार का किसी को कोई हानि न हो, यहाँ तक कि वहां पे जीवों पे दया किया। अगर हम ऐसा प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जिसमें बहुत सारे वन्य जीवों को नुकसान हो रहा है या बहुत सारे लोगों को नुकसान हो रहा है, तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाता था और इस प्रकार की चीजों से बचने का पूरा प्रयास किया जाता था। तो ये हमारी जितनी शाखाएं हैं ज्ञान परंपरा की, उन सभी ज्ञान परंपराओं के मूल में यह सर्वे भवन्तु सुखिनो का जो मूल सोर्स है, वह सभी को सुखी रहना चाहिए और सभी की सुखी की कामना करना चाहिए, किसी सबका कल्याण होना चाहिए और कोई भी दुखी नहीं दिखना चाहिए। यह चाहे वो राजनीतिक व्यवस्था हो, चाहे वो आर्थिक व्यवस्था हो, चाहे वो देश की रक्षा की व्यवस्था हो, ये सारी व्यवस्थाओं में ज्ञान परंपरा है। और कभी कभी जब भारतीय ज्ञान परंपरा ये भी बात करती है, यदि हम सबके भले की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, उसके बाद भी कुछ इस प्रकार के अगर तत्व हैं जो तत्व उस बात को नहीं समझ रहे हैं और वह अपनी ही बात को लेकर के आगे कहता है, तब उन्होंने कहा कंटकेन कंटकम शोधयेत्। अर्थात अगर ऐसे जगहों पर बहुत कठोरतम निर्णय भी अगर हमको लेने पड़ जाएं, तो हमको वह निर्णय भी लेने चाहिए। इसलिए जैसे कांटे से ही कांटा निकाला जा सकता है, यदि लकड़ी का कांटा पांव में चुभा है तो उसको निकालने के लिए लोहे का कांटा चाहिए। लकड़ी का कांटा निकालने के लिए लकड़ी के कांटे से नहीं निकलेगा। तो ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा है कि अपने कार्य को सुदृढ़ बनाने के लिए, तो अगर कोई कंटक है, उस कंटक को हटाने के लिए भी अगर आपको ऐसा संयोजन करना चाहिए, तो उसके लिए भी बहुत सख्ताई से, बहुत सुदृढ़ता से और बहुत मजबूत संकल्प शक्ति से आगे बढ़ना होगा। जैसे आपने बात की भारतीय ज्ञान परंपरा के लिए संस्कृत की उपयोगिता पर, तो संस्कृत किस हद तक उपयोगी है और अगर संस्कृत को आज के दौर में सुदृढ़ बनाए रखना है और संस्कृत के साथ ही भारतीय ज्ञान परंपरा को अगर सुदृढ़ बनाए रखना है, तो किस तरीके से इसमें काम किया जाना होगा? मैं आपको दो बातें बताता हूँ। इस समय भारतीय समाज में जितनी समाज के लिए आवश्यकता है, उन विषयों पर हम कितना ध्यान देते हैं। अभी आपने कोरोना काल देखा, कोरोना काल में आयुर्वेद ने बहुत बड़ा लाभ लोगों को दिया, परंतु आयुर्वेद के लाभ को कितने लोगों ने देखा कि हमारे मूल ग्रंथों में आयुर्वेद क्या कहता है। क्योंकि आयुर्वेद के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं, वो सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। दूसरा विषय है, इस समय पूरी दुनिया में योग को लेकर के आगे बढ़े हैं और योग दिवस पूरी दुनिया मना रही है। योग के जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं, वह सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और योग का मूल से लेकर जहां यम नियम आसन प्राण प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि तक की जो अष्टांग योग 8 अंग हैं, इन सब अंगों का विवेचन भी मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही है। उसके बाद ज्योतिष के जितने ग्रंथ लिखे गए हैं और वो सारे के सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। गणित के जितने प्राचीन, चाहे हम आज आर्यभट्ट का नाम ले लें, चाहे हम उसमें भास्कराचार्य का नाम ले लें,
ऐसे महान ग्रंथ, चाहे हम उससे पीछे चले जाएं, वैदिक काल में भी हम बौधायन का नाम ले लें, चाहे हम उसमें कात्यायन का नाम ले लें, चाहे आपस्तंभ ले लें, मानव ले लें, हिरण्यकेशी ले लें, इन सब के मूल ग्रंथ जो हैं वह संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। अब दूसरी बात हम आते हैं जहां विमान शास्त्र है। विमान शास्त्र का जो महर्षि भारद्वाज जी का जो सारा ग्रंथ है वह भी संस्कृत भाषा में लिखा गया है। हमारे विश्वकर्मा की परंपरा, मई की परंपरा, जो अभियांत्रिकी की परंपरा हमारे देश की है, इतने सुदृढ़ अभियांत्रिकी की परंपरा है, इतने बड़े बड़े आपने आज देखते होंगे, इतने बड़े बड़े मंदिर बने, इतने बड़े बड़े राजमहल बने। हमारे यहाँ 2 प्रासाद, एक राजप्रासाद और एक देव प्रासाद। तो इनकी बनाने की जो परंपरा थी, जो विन्यास की परंपरा थी कि जल का विन्यास कैसे होना चाहिए, या फिर किसी भी वास्तु का विन्यास कैसे होना चाहिए, किसी भी चित्र का विन्यास कैसे होना चाहिए, चित्र किस प्रकार के होने चाहिए, शिल्प किस प्रकार के होने चाहिए, इन सब का जो वर्णन भारतीय ज्ञान परंपरा में है, ये सारा का सारा संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। दूसरी बात, ज्ञान की जो दार्शनिक पद्धतियां हैं, पूरे के पूरे जो हमारे यहाँ षड दर्शन है, चाहे उसमें हमारे आस्तिक दर्शन है, चाहे उसमें हमारे नास्तिक दर्शन है, इन सारे दर्शनों की जितनी भी परंपरा है वह सब संस्कृत भाषा में लिखी गई है। यदि आज ब्रह्म की बात कोई करता है, जो शंकराचार्य की कोई बात करता है, कणाद की कोई बात करता है, और कणाद की बात के बाद सुश्रुत की बात करते हैं, तो इन सब के ग्रंथ भी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। यदि हम इन सबको जानना चाहते हैं, यदि आज हम वेदों की बात करते हैं कि वेदों में अभी हमने कहा कि संगच्छध्वम कृण्वन्तो विश्वमार्यम, ये सारी बातें वेद में लिखी गई हैं, तो वेद भी सारे संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। इन सबको समझना और इन सबको जानना यदि हमको है तो हमको संस्कृत भाषा पढ़नी होगी, अन्यथा क्या होगा। आज हम जो आयुर्वेद की स्थिति देखते हैं कि आयुर्वेद, आज हम अंग्रेजी माध्यम से आयुर्वेद को हमने पढ़ा, और आयुर्वेद के जो आज अध्येता हैं उनके यहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती है। ये अब धीरे धीरे लोग संस्कृत की ओर बढ़ रहे हैं। अगर वो मूल ग्रंथ संस्कृत भाषा में, आयुर्वेद का एक जो अध्येता है वह मूल ग्रंथ पढ़ करके जब आयुर्वेद की तरफ बढ़ेगा तो आयुर्वेद का अच्छा ज्ञान होगा। यदि मूल ग्रंथ पढ़ करके वो योग की तरफ जाएगा तब वो सच्चा योगी बन पाएगा। इस प्रकार के जो मूल ग्रंथ पढ़ करके वो अपने अभियांत्रिकी की तरफ जाएगा तब वो बहुत अच्छा बन पाएगा। अभी तो हम जब ट्रांसलेशन करके पढ़ेंगे तो ट्रांसलेशन करने के बाद जो भाव और भावना और अभिव्यक्ति दोनों ही भाषा में परिवर्तन हो जाता है। और अगर ट्रांसलेशन करके 3, 4, 5 बार अगर वो आगे बढ़ गया है तो भाव का, भाषा और उसका उद्देश्य, और उसमें कई परिवर्तन हो जाते हैं। इसीलिए मूल भाव और मूल चीज को समझना है तो संस्कृत भाषा में पढ़ना होगा। दूसरी बात है, भारतीय गणित की जो परंपरा है, आज पूरा विश्व मानता है कि भारत ने मूल रूप में गणित को दुनिया को दिया है। चाहे उसमें अंक पद्धति हो, चाहे उसमें दार्शनिक पद्धति हो, चाहे उसमें शून्य का ज्ञान हो, चाहे उसमें इन्फिनिटी हो, चाहे उसमें जितने भी अन्य बड़े बड़े सिद्धांत हैं वो सब के सब सिद्धांत, चाहे उसमें जिसको बाद में परिधि व्यास संबंध कहा गया हो, चाहे उसमें जो परिधि व्यास संबंध है उसी को बाद में आकर के लोगों ने पाई कहा, ये सब का जो ज्ञान है वह मूल रूप में संस्कृत भाषा में ही लिखा गया है। तो जब हम संस्कृत भाषा को खूब पढ़ेंगे, विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाएगी, स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, और समाज जब इसके लिए सजग होगा तो वास्तविक भारतीय ज्ञान परंपरा लोगों के समक्ष आएगी। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपने काफ़ी बेहतरीन बात हमारे और हमारे श्रोताओं से आज कही है कि किस तरह से जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसको समझने के लिए हमें संस्कृत पर बल देना ही होगा। और जब हम मूल भाषा में किसी ग्रंथ को या फिर किसी अध्याय को पढ़ेंगे तो हम उसका वास्तविक अर्थ तब समझ सकते हैं, ना कि उसे हम अनुवाद करके समझ पाएंगे। और इसके अलावा अगर कोई और बात आप हमारे श्रोताओं के लिए रखना चाहें तो आपका स्वागत है। मैं सभी श्रोताओं को और सभी सामाजिक बंधुओं को एक ही चीज कहना चाहता हूं, यदि आपको भी अपने को समझना है, अपने समाज को समझना है, अपने परिवार को समझना है, तो आप संस्कृत से जुड़िए, संस्कृत भाषा को समझिए। संस्कृत का अर्थ ही होता है शुद्धतम, सबसे शुद्धतम अभिप्राय है संस्कृत। तो संस्कृत का सीधा सीधा अर्थ है शुद्धतम। तो आपका शुद्ध विचार होगा, आपका शुद्ध व्यवहार होगा, आप सभी तरह से शुद्ध होते चले जाएंगे। तो इस प्रकार की भाषा जब आप उससे जुड़ेंगे तो आप उसकी ज्ञान परंपरा को अपने आप समझ में आ जाएगी। मैं सभी बंधुओं को बहुत बहुत नमस्कार करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर डीपी त्रिपाठी को, जो कि लाल बहादुर शास्त्री संस्कृत विश्वविद्यालय दिल्ली के वेद वेदांग विभाग से जुड़े हुए हैं और वास्तुशास्त्र विषय वहां पर वो पढ़ाते हैं। और इनसे हम बात कर रहे थे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और भारतीय ज्ञान परंपरा पर, कि किस तरह से भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आपस में संबंधित हैं, और इसके अलावा भारतीय ज्ञान परंपरा के कौन कौन से मूल तत्व हैं और जो भारतीय ज्ञान परंपरा से जुड़े हुए विषय हैं उनको समझने के लिए किस तरह से हमें संस्कृत की आवश्यकता होती है और किस तरह से संस्कृत हमारी सहायता करती है भारतीय ज्ञान परंपरा को समझने में। तो इन विषयों पर हमने बात की। प्रोफेसर त्रिपाठी, आपका हमारी और हमारे श्रोताओं की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमसे और हमारे श्रोताओं से ये सारे विचार साझा किए। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं अनिल भी चाहूँगा आपसे इजाज़त। फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।